बच्चों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, इंटर ज्योग्राफी चैप्टर 2 विश्व की जनसंख्या। फिर से अपना मंत्र, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसको नहीं भूलना है हमको, आपको सुरक्षित रहते हुए पढ़ाई करना है। अभी मैंने आपको अपनी दूसरी क्लिप में बताया था कि किस प्रकार से कौन कौन से जो कारक हैं वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, हमारे विश्व की कुल जनसंख्या 780 करोड़ थी और जो जनसंख्या का घनत्व था वो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्यों? मैंने आपको पहली क्लिप में बताया था कि 15.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर हमारा एरिया है जो स्थलीय भाग है, जिसमें हम 780 करोड़ के लगभग लोग निवास करते हैं। तो इस हिसाब से भी जब आप देखेंगे तो जनघनत्व को आप प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि जनसंख्या के घनत्व का जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो होता है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। यदि कुल जनसंख्या में हम कुल एरिया का भाग दे दें, क्षेत्रफल का भाग दे दें, तो जनसंख्या का घनत्व निकल आता है। अब जनसंख्या का घनत्व है क्या? जनसंख्या का घनत्व किसी क्षेत्र विशेष में उसका एरिया यानी उसका क्षेत्रफल और वहाँ रहने वाले लोगों की संख्या के बीच में जो अनुपात होता है उसे हम जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। यदि हम इसको दूसरे शब्दों में भी कहें तो 1 वर्ग किलोमीटर या प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। हमारे जो विश्व की टोटल जनसंख्या है, जो वर्तमान समय में जनसंख्या का घनत्व है, वो लगभग 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब एक नज़र यदि हम डाल लें कि हमारे जो 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप ऐसा है कि जिस पर कोई नहीं रहता, जिसका नाम है अंटार्कटिका, और 6 महाद्वीप ऐसे हैं जिनमें लोग रहते हैं, उनमें विभिन्न देश भी हैं। तो कितने प्रतिशत, यदि हमारे दिमाग में ये भी एक आंकड़ा आ जाए तो इससे हमको मालूम पड़ेगा कि कौन से महाद्वीप में कितनी जनसंख्या का प्रतिशत निवास करता है। तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप है, जो सबसे बड़ा भी है, और यहाँ संपूर्ण विश्व की 60.5% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। यूरोप में 12.8 जनसंख्या के दृष्टिकोण से यूरोप महाद्वीप का दूसरा स्थान है, और अफ्रीका महाद्वीप में 12.7% लोग निवास करते हैं। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से अफ्रीका का तीसरा स्थान है। इसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका, जहां विश्व के 7.9% लोग रहते हैं, तो इसका चौथा स्थान है। फिर इसके बाद 5वां स्थान आता है दक्षिणी अमेरिका का, जहां 5.6% लोग निवास करते हैं, और 6वां स्थान आता है जो हमारा सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया का, जहां 0.5% लोग निवास करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो जनसंख्या का जो विशाल सैलाब है उसका विश्व वितरण है, और जो हमारा घनत्व है उस जन घनत्व के हिसाब से यदि देखा जाए कि जन घनत्व के हिसाब से विश्व वितरण कैसा है, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अपने हिसाब से इसके हमारे उसमें 3 भाग किए गए हैं संपूर्ण विश्व के। तो पहला क्षेत्र वो बनाया गया है जहां 200 या इससे अधिक लोग निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब आप जानते होंगे, एक आइडिया जैसे हम लगाना चाहें तो 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र। इतने में संपूर्ण विश्व का जो एवरेज है, जो औसत है, वो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यदि हम सारे लोगों को एक समान जगह उपलब्ध कराकर उनको रखना चाहें तो एक औसत होता है। तो सबसे पहला जो है जन घनत्व का विश्व वितरण, उसमें सबसे पहला पॉइंट है उच्च जनसंख्या वाला क्षेत्र वो कहलाता है, जहां 200 इससे अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ऐसे क्षेत्र हमारे पूर्वी एशिया का क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, और उत्तरी पूर्वी अमेरिका जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका ये क्षेत्र है। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था कि ये अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही आते थे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। इसके बाद फिर आता है मध्यम क्षेत्र, जहाँ 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसमें आ जाता है एशिया का पश्चिमी भाग, यूरोप के नॉर्वे
अफ्रीका के सूडान और उसके समुद्र तटीय क्षेत्र तथा दक्षिणी अमेरिका आ जाता है। यहाँ जनसंख्या का जो घनत्व है वो मध्यम है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है विरल जनघनत्व वाले। तो विरल जनघनत्व वाले में लगभग वो क्षेत्र हैं जहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो मनुष्य के लिए प्रतिकूल हैं। जैसे मरुस्थलीय भाग हैं जहाँ गर्मी पड़ती है। मरुस्थल दोनों प्रकार के हैं इसमें, चाहे वो शीत मरुस्थल हो चाहे उष्ण मरुस्थल हो, लेकिन वो सब मनुष्य के रहने के लिए चूँकि उपयुक्त नहीं होते हैं। और इसी के साथ जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं हमारे, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ़ जमी रहती है, तो दक्षिणी ध्रुव तो अंटार्कटिका है, वहाँ तो रहने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन उत्तरी ध्रुव में, कुछ उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन ये विरल जनसंख्या के घनत्व वाले क्षेत्रों में आता है। अब इस प्रकार से हमने ये देखा कि जनसंख्या के घनत्व का विश्व वितरण किस प्रकार का है। अब ये जनसंख्या की जो वृद्धि है, जनसंख्या की वृद्धि के 3 कारण बताए जाते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के घटकों में जन्म दर आती है, मृत्यु दर आती है और प्रवास आता है। जन्म दर माने बच्चे लेने वाले, जन्म लेने वाले, मृत्यु दर जानते ही हैं मरने वालों की संख्या, और प्रवास जो ना जन्म लेते हैं फिर भी वहाँ की जनसंख्या को बढ़ा देते हैं। प्रवास माने कहलाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। तो अब जब हम सबसे पहले देखते हैं तो जन्म दर को अशोधित जन्म दर के नाम से जानते हैं। अशोधित जन्म दर जो होती है किसी वर्ष विशेष में प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या अशोधित जन्म दर कहलाती है। इसको 1000 में निकाला जाता है, इसलिए तो किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चे बटा उस वर्ष विशेष के मध्य में जनसंख्या गुणा 1000, इससे हमको अशोधित जन्म दर प्राप्त हो जाती है। इसके बाद अशोधित मृत्यु दर, ये भी जानना आवश्यक है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है कि अशोधित मृत्यु दर क्या है। तो अशोधित मृत्यु दर में किसी वर्ष विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर, क्रूड डेथ रेट, अशोधित माने क्रूड डेथ रेट कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि न केवल बढ़ती जनसंख्या से होती है बल्कि घटती मृत्यु दर से भी होती है। इसकी गणना भी इस प्रकार से की जाती है, अशोधित मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या और उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या गुणा 1000। अब तीसरी चीज आती है इसमें प्रवास। प्रवास का मतलब होता है विभिन्न कारणों से लोगों का स्थान परिवर्तन करना। अंग्रेजी में इसको माइग्रेशन कहते हैं। जब इन्हीं कारणों से लोग एक जहाँ पर वो रह रहे होते हैं वहाँ से छोड़ करके जब वो दूसरे स्थान पर रहने चले जाते हैं, इसको प्रवास कहते हैं, माइग्रेशन। अब यह प्रवास जहाँ से प्रारंभ होता है उसको उद्गम स्थान कहते हैं। जैसे यहाँ से कोई बाहर जाए तो ये उसका उद्गम स्थान कहलाएगा, और जहाँ वो पहुँचता है जाकर के रहने के लिए वो इसका गंतव्य स्थान कहलाता है। अब जो प्रवास होता है, इस प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 प्रकार के कारक हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 प्रकार के कारक हैं, एक तो प्रतिकर्ष कारक और एक अपकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष कारक वो परिस्थितियां हैं जो वहाँ के निवासियों के प्रतिकूल थी, जिनके कारण उन्होंने वहाँ रहना पसंद नहीं किया और अनुकूल परिस्थितियों वाले क्षेत्र में वो रहने के लिए गए। तो ये प्रतिकर्ष कारक हैं। इसमें जैसे जलवायु, अगर जलवायु वहाँ की अच्छी नहीं है, प्राकृतिक विपदाएं, मान लीजिए वहाँ कोई ऐसी प्राकृतिक जैसे सूखा है, अक्सर वहाँ बाढ़ आती रहती है, भूकंप आते रहते हैं, कोई ज्वालामुखी का क्षेत्र पड़ गया जहाँ ज्वालामुखी का लावा फैलता रहता है, विस्फोट होता रहता है, या कोई वहाँ महामारी फैलती रहती है, या वो बहुत ही सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहाँ संचार की सुविधा नहीं है, यातायात की सुविधा नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है। तो ये सब प्रतिकर्ष कारक हैं जो वहाँ के निवासियों को वो क्षेत्र छोड़ने के लिए उत्साहित करते हैं, और ऐसे लोग उस क्षेत्र को छोड़ करके जो वहाँ के निवासी हैं
वो इन सुविधाओं से युक्त क्षेत्रों की ओर जाना पसंद करते हैं। दूसरा जो कारक है वो है अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक का मतलब होता है एक खींचने वाला कारक। वहाँ प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी, यहाँ अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, तो प्रतिकर्ष कारक लोगों को जाने को मजबूर करते हैं और अपकर्ष कारक जो होते हैं ये लोगों को आकर्षित करके आने को मजबूर करते हैं। इसके लिए जैसे रहने के लिए अच्छी दशाएं, शिक्षा की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा, यातायात और संचार की सुविधा, बिजली पानी सड़क की सुविधा, रहने के लिए सुंदर जलवायु, उपजाऊ मिट्टी, जितने भी कारण हैं ये सब जो अनुकूल परिस्थितियां हैं मनुष्य के लिए, वो सारी अनुकूल परिस्थितियां अपकर्ष कारक में आ जाती हैं। अब कहते हैं कि जो प्रवास है, माइग्रेशन है, ये कितने प्रकार का होता है। तो एक तो कहलाता है आप्रवास, आप्रवास, और दूसरा कहलाता है उत्प्रवास। तो आप्रवास माने प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वो वहाँ के लिए आप्रवासी कहलाने लगते हैं। उत्प्रवास, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं वो वहाँ उत्प्रवासी कहलाने लगते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज जनसंख्या का घनत्व और वृद्धि के घटक और प्रवास, इनके बारे में आपको जानकारी दी है। अब शेष जानकारी इस चैप्टर की आपको अगले वीडियो में दूंगा। जब तक आप सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।